Good morning, friends. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Before we start the accounting standard, आपके इंटर के ग्रुप में देख रहा था कि संस्कार बहुत छाया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात किया कि उसने देखिए जो भी आईटी में मटेरियल तैयार किया उसको लगा कि भाई ये मटेरियल अगर मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करूं तो इट विल बी ऑफ बेनिफिट टू देम ऑल्सो। अगर ऐसा एटीट्यूड अपन सब रखें तो डेफिनेटली अपन एक दूसरे को बहुत अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट दे सकते हैं। इससे एक बहुत ही पॉजिटिविटी भी क्रिएट होती है ग्रुप में। यहाँ पे कोई कंपटीशन एज सच नहीं रहती है, क्योंकि जैसे आपके आईआईटी में बोलिए, मेडिकल में बोलिए, वहाँ कैसे एडमिशन के लिए स्ट्रगल रहता है। तो अगर वहाँ पे एडमिशन में 1000 सीट है तो बट नेचुरली जो टॉप 1000 रहेंगे उन्हीं को एंट्री मिलेंगी, बाकी को नहीं मिलेंगी। तो वहाँ थोड़ी ज्यादा खींचातानी रहती कि मैं ऊपर आ जाऊं ताकि मेरी एडमिशन हो जाए। यहाँ पे वैसा नहीं है। ईच वन ऑफ यू कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भी दूसरा बन गया तो आपका चांस कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे तो अपन और अच्छे से एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको देख करके दूसरे स्टूडेंट ने भी कुछ तैयार किया हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो इससे वो चीजें जो बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी और बढ़ते चले जाती है। तो दैट इज अ गुड थिंग। और हमने सबने कोशिश करते रहना चाहिए अपनी चीजें एक दूसरे के साथ, पढ़ाई से रिलेटेड या और कोई अच्छी पॉजिटिविटी वाली चीजें हों, हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, अच्छी थिंकिंग से रिलेटेड, तो वी मस्ट शेयर इट। और हमेशा अच्छा होता है। बट हर कोई ऐसा नहीं करता एक्चुअली। खास करके पढ़ाई के मामले में लोग सोचते कि बस ये तो मेरा है, मैंने मेहनत करके तैयार किया, तो मैं किसी को क्यों रेडी टू यूज कंडीशन में दूं, है ना। ये एटीट्यूड इन जनरल होता है। तो चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने क्योंकि ऑलरेडी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में पढ़े हैं, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऐसा बैकग्राउंड या कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपन सीधे स्ट्रेट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को ग्रुप 2 में कोर्स में है वो अपन लेंगे। ग्रुप 2 में टोटल 13 स्टैंडर्ड्स कोर्स में है, तो अपन सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो अपने को जो फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने का है दैट इज AS4। AS4 का नाम है कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स occurring after the balance sheet date। तो इसमें दो चीजें हैं। एक है ये कॉन्टिंजेंसीज और दूसरा है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये दो चीजें हैं। नाउ एज फार एज कॉन्टिंजेंसी इज कंसर्न, नाउ कवर्ड बाय AS29। तो AS29 भी अपन पढ़ेंगे। तो कॉन्टिंजेंसीज अब AS29 में कवर हो गई। इसका मतलब जब AS29 बना तो कॉन्टिंजेंसी से रिलेटेड जो पैराग्राफ AS4 में है वो बेसिकली नॉन एप्लीकेबल हो गए। अब वो रिलेवेंट नहीं रखते हैं। लेकिन जो कॉन्टिंजेंसीज रिलेटेड टू एसेट होती है वो अभी भी AS4 के द्वारा ही गवर्न होंगी, क्योंकि AS29 जो है
वो कॉन्टिंजेंसीज रिलेटेड टू लायबिलिटी, मतलब जहां पे हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन, कोई आउटफ्लो है, उससे रिलेटेड जो कॉन्टिंजेंसीज है उसको कवर करता है। बट एसेट्स के ऊपर जो कॉन्टिंजेंसी यानी बेसिकली क्या, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं लेमैन्स लैंग्वेज में, बराबर। तो रिलेटेड टू एसेट जो है वो AS 29 में कवर्ड नहीं है, इसका मतलब वो अभी भी AS 4 के हिसाब से होगी। जैसे कि रिसीवेबल पे, बट कॉन्टिंजेंसीज related to assets like receivables is covered by AS 4। तो जैसे रिसीवेबल यानी डेटर पे अपन बोलते हैं ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, क्या है वो कि भाई पैसा डूब सकता है, बराबर, अनसर्टेनिटी है कि हमारे डेटर पूरे रिकवर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमको किसी को कुछ देने का ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि जो लेने का है हमको उसमें अनसर्टेनिटी है, वो डूब सकता है ऐसा हमको लगता है। तो ये नुकसान के बारे में AS 29 कवर नहीं करता है, इसलिए ऐसी कॉन्टिंजेंसी AS 4 के द्वारा होगी। बट जो लायबिलिटी से रिलेटेड कि हमारे अगेंस्ट में किसी ने क्लेम किया है तो अब हमारे को उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ सकता है, तो वो AS 29 द्वारा कवर्ड होगा। ठीक है, तो अपन AS 29 तो बाद में पढ़ना ही है, अभी फिलहाल अपन AS 4 में जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करेंगे। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये समझाने का यानी समझने का इंपॉर्टेंस है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट यानी कब तक के इवेंट है। तो मैं उसको यहां पे अगर ऐसे ये आपका कोई भी ईयर ले लो आप, अब ये बैलेंस शीट डेट अपन डाल देंगे। इसके बाद अब इसके बाद तो भी नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो मान लो जैसे अभी आपका 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। इसके अकाउंट अपन फाइनल कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसमें इस डेट के बाद के इवेंट की बात हम कर रहे हैं, ये डेट के बाद के यानी 31 मार्च 21 के बाद के, क्योंकि 31 मार्च 21 तक जो भी इवेंट्स हुए होंगे, मतलब वॉट एवर हैपन जो आपको फाइनेंशियली अफेक्ट करता है, नेचुरली वो तो अकाउंट करना ही है इसी ईयर में, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पर हम यहां बात कर रहे हैं ऑफ द इवेंट अकरिंग आफ्टर दिस डेट, ये डेट के बाद। तो पहला तो सवाल उठता है कि ये डेट के बाद कब तक के इवेंट। तो ये डेट के बाद अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल। तो मान लीजिए कि यहां पे अपन ऐसा मार्क कर देते से 31 जुलाई 21 डेट ऑफ अप्रूवल। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये डेट पे अप्रूव हो गया, बराबर। तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल, ये वाले जो इवेंट है इस पीरियड में जो इवेंट होंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक के जो इवेंट होंगे उनकी अपन बात कर रहे हैं। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट यानी ये वाले पीरियड में होने वाले इवेंट की अपन बात कर रहे हैं, बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 21, इस बीच में जो इवेंट हो रहा है उनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं अपन, अच्छा एक पहले डेट ऑफ अप्रूवल तक ही क्यों, उसका कारण आपको खुद मालूम है। सीए फाउंडेशन लेवल में आपको रेक्टिफिकेशन चैप्टर से पढ़ाते आए हैं कि एक बार अकाउंट बुक फाइनल हो गई तो उसमें अपन कोई चेंजेस नहीं करते। तो अपने अकाउंट फाइनल कब होते हैं, तो जब हम बोलेंगे जब वो अप्रूव हो गए,
तब हमारे अकाउंट्स फाइनल हो गए, उसके बाद हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर देते हैं, बराबर। तो ये वाले ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट अपन ने क्लोज कब किए, तो अपन ने क्लोज किए ये डेट को जब अल्टीमेटली अपन ने अकाउंट जो है अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा अप्रूव हो गए। तो जैसे कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अकाउंट अप्रूव कर लिए, तो अपन बोल सकते हैं कि अब इन अकाउंट में और कोई चेंजेस नहीं करना, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट अपन क्लोज कर देते हैं, उसके बाद अपन चेंजेस नहीं करते हैं। इसलिए यहां तक के ही इवेंट को इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट और AS4 उस पर हमको गाइडेंस देता है, ठीक है। ये डेट तक के इवेंट की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो तो इसी ईयर में अकाउंट करना है क्योंकि इसी ईयर में हुए। ये डेट के बाद के इवेंट का 2021 में अकाउंटिंग के बारे में सोचने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि अकाउंट अप्रूव हो गए, फाइनल हो गए, अब उसमें अपन कोई चेंजेस नहीं करते हैं, इसलिए ये वाले इंफॉर्मेशन के बारे में यहां सोचने का भी कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इसलिए इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल की डेट तक के इवेंट, उनको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आपको हायर परचेस में ये एग्जाम्पल आया था, तब आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था हायर परचेस चैप्टर में कि भाई यहां पे डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हैज बीन कमिटेड, लेकिन उसने जो रीपोजीशन किया वो यहां पे किया, उसने रीपोजीशन किया मान लीजिए कि 5 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। तो अब सवाल उठता था कि भाई ये वाले इवेंट को कि हमारे गुड्स रीपोजेस हो गए, इसको इस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट करना या नहीं करना, उसी के बारे में ये हमारे को AS4 बताता है। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि ये ऐसे इवेंट को 3 टाइप के सिचुएशन में कवर करता है कि भाई ये जो इवेंट्स हैं इसमें नंबर 1 कंफर्मिंग, यानी इवेंट बाद में हुआ, कंफर्मिंग द कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी उसका इंडिकेशन, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन बैलेंस शीट डेट पे थी और बाद के इवेंट ने कंफर्म कर दिया या उसके अपन बोल सकते हैं मेजरमेंट में, उसके क्वांटिफिकेशन में वो हमको फर्दर हेल्प कर रहा है, बट उसकी कंडीशन जो थी वो डेट पर एग्जिस्ट कर रही थी, बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी। तो अगर ऐसा इवेंट होगा तो इसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट का मतलब इसको आप अकाउंट करो, मैंने यहां पे जो एग्जांपल दिया वही मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। दैट इज अकाउंट इट इन ईयर 2021। तो जैसे अभी अपन ने हायर परचेस के रिपोजीशन का बोला, तो 31 मार्च को या उसके पहले डिफॉल्ट हो गया था, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था, पेमेंट नहीं किया गया तो डिफॉल्ट हो गया था। अब बाद के इवेंट ने 10 अप्रैल को कंफर्म कर दिया कि डिफॉल्ट की वजह से गुड्स रीपोजेस हो गए, तो रीपोजेशन भले ही 10 अप्रैल को हुआ लेकिन उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे थी, इसलिए इसको एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। मतलब रीपोजेशन की अकाउंटिंग आप 31 मार्च 21 वाले ईयर में कर लो, ये मतलब होता है अकाउंटेड इन ईयर 2021। टेक्निकली अकाउंटेड नहीं बोलते बल्कि क्या बोलेंगे, गिव इट्स इफेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एडजस्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब वही हो गया। आप अकाउंटिंग करोगे, एंट्री करोगे, मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगा, आपके एसेट लायबिलिटी में चेंजेस जो भी है वो हो जाएंगे, मतलब वही है। अपन लेमैन्स लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि इसकी अकाउंटिंग कर लो 2021 में, अकाउंटिंग कर लिया कि ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल इफेक्ट आ जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएंगे। इट अफेक्ट्स
द गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न स्टेटस जो है वो ही अफेक्ट हो जा रहा है, तब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि इसको अकाउंट करो। भले ये न्यू इवेंट है, मतलब इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे नहीं है, ये नया है, बात कही है, लेकिन ये गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट द गोइंग कंसर्न, देन ऑल्सो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे वो आपको अकाउंट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इफ रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट, अगर लॉ बोलता है कि इसको अकाउंट करना है इसी ईयर में, तो भी इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। तो अभी तो ऐसा कोई आइटम ध्यान में नहीं है, लेकिन पहले के समय में प्रपोज डिविडेंड था। पहले के समय में ये था कि देखिए प्रपोज डिविडेंड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इधर डिविडेंड प्रपोज करती थी, प्रपोज डिविडेंड इधर प्रपोज करती थी, बट वो रहता किस ईयर का था, तो दिस वाज रिलेटेड टू दिस ईयर। इस ईयर के लिए डिविडेंड रहता था जो बाद में डायरेक्टर प्रपोज करते थे और फिर शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर करते थे, अप्रूव करते थे, बराबर, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो पहले लॉ का रिक्वायरमेंट था कि भी इसको आप जिस ईयर का है उसी ईयर में अकाउंट करो, एडजस्ट करो। तो इसलिए पहले हम 2021 में ही वो प्रपोज डिविडेंड की अकाउंटिंग कर देते थे, लेकिन अब वो बदल गया है, आपकी किताब में भी लिख के दिया है, अब वो बदल गया है। अब बोलता है, लॉ भी बोलता है और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलता है कि प्रपोज डिविडेंड है यहां पर, वो भले ही इस ईयर से रिलेटेड है, बराबर, लेकिन वो 31 मार्च तक डिक्लेयर नहीं हुआ था। 31 मार्च के बाद डायरेक्टर ने वो प्रपोज किया है और आगे जाके वो अप्रूव होगा, तो उसको इस ईयर में अकाउंट नहीं करना है, सिर्फ उसको नोट्स में डिस्क्लोजर कर देना है। क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट, उसको अकाउंट नहीं करना है। तो 3 कंडीशंस में से किसी में भी फिट बैठा तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, आपको इसकी अकाउंटिंग इस फाइनेंशियल ईयर में कर लेना। क्या है वो 3? अगर वो बैलेंस शीट डेट की कंडीशन को कंफर्म करता है तो इस केस में। नंबर 2, नया इवेंट है लेकिन वो गोइंग कंसर्न को ही अफेक्ट कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई और इंश्योरेंस था नहीं, पूरे एसेट डिस्ट्रॉय हो गए, यानी आप सिचुएशन ऐसी आ गई कि कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसको बंद करने की नौबत आ गई। तो इसका मतलब इट अफेक्ट द गोइंग कंसर्न स्पेक्ट्रम जो बोलते हैं उसका, कि गोइंग कंसर्न का जो उसका स्टेटस है वही अफेक्ट हो रहा, मतलब इट इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। आपने पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अपन बनाते हैं वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे बनाते हैं। दिस इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कि भाई बिजनेस या कंसर्न चलती रहेगी, बराबर है, ये अपन मान के चलते हैं। तो जब गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया तब भी AS4 बोलता है कि भले वो आग तो बाद में लगी थी, बड़ो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रही है, तो उसको आप एडजस्ट कर लो, अकाउंट कर लो, उसका जो भी नुकसान है, जो भी एसेट में चेंजेस करना है वो सब अकाउंट कर लो। या फिर तीसरा बोलता है कि अगर लॉ बोलता होगा कि भी ऐसे इवेंट को भले वो बाद में हुआ है, नया इवेंट है, लेकिन उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट करो, ऐसा अगर कोई लॉ बोलेगा तो भी करना पड़ेगा। इफ इट डजंट फिट इन एनी ऑफ द 3, if event does not fit in any of the above 3 cases, then it is a, मैं न्यू इवेंट बोल रहा हूं, शायद आपको AS में ये वर्ड नहीं मिलेगा, then it is a न्यू इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये बोलेंगे वो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, मतलब इसका आपको उस ईयर में
कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसको आपको 2021 में अकाउंट नहीं करना है। डिस्क्लोज इट इन दी disclose it in the approving authorities report, approving authorities report, यानी जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट हो गई, तो बोलता है कि इसको आप अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो, यानी नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करने के लिए भी नहीं बोलता है, वो सिर्फ प्रपोज डिविडेंड के बारे में है, जिसको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करने की बात हो रही है। बाकी के सबको क्या है, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिया। अगर वो सिग्निफिकेंट इवेंट है, तो नया इवेंट है बट सिग्निफिकेंट है, तो उसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो। बस ये इतना सा पार्ट है, समझ लो AS4 में, समझे, बस इतनी सी चीज है। इसमें सिर्फ अपन बोल सकते हैं कि ये डिस्क्लोजर क्या करेंगे, तो नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट, यानी नेचर ऑफ इवेंट क्या हुआ, नेचर ऑफ इवेंट एंड फाइनेंशियल इफेक्ट, और अगर फाइनेंशियल इफेक्ट का एस्टिमेशन करना पॉसिबल नहीं है तो वैसा मेंशन करो। इफ एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट not possible, then disclose that fact। तो मतलब मेंशन कर दो कि भाई फाइनेंशियल इफेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप मेंशन कर दो ऐसा। और अगर पॉसिबल है तो फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताओ, क्या इवेंट हुआ ये भी बताओ, उसके फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताओ, बराबर। प्रपोज्ड डिविडेंड, proposed on 31 जुलाई, जब अप्रूवल के लिए है तभी जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करता है, पहले की डेट भी हो सकती है। तो प्रपोज डिविडेंड प्रपोज्ड ऑन 31 जुलाई 21 फॉर द ईयर 2021 बी only disclosed in the notes to account, non-adjusting event, मतलब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं देने का है। अब इस पे अपन जो एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशंस है, वो देखेंगे तो अपनी आइडिया थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको 3 जगह से एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस लूंगा। नंबर 1 किताब में से, जो किताब हमने आपको दी है। अब वो किताब में आपने अगर पढ़े होंगे तो कई दिए, लेकिन मैं उसमें से जो मुझे लगता है कुछ बात करने जैसा है वो मैं आपको बताते जाऊंगा, वो अपन देखेंगे। तो नंबर 1 किताब से। नंबर 2 अपन ने जो क्लास वर्क का क्वेश्चन सेट बनाया, जिसमें चैप्टर 1 to 8 के क्वेश्चन भी थे, और उसके बाद आखिरी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी है, जो पेज नंबर 104 आता है, वो क्लास वर्क के क्वेश्चन सेट का पेज नंबर 104। इसमें नवंबर 2017 से नवंबर 2019 तक के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि नवंबर 17 के पहले तक के जो क्वेश्चंस है वो जो आपको किताब दी है उसमें कवर्ड है।
तो नवंबर 17 के पहले यानी मई 17 तक के क्वेश्चन आपके बुक में कवर्ड है। उसमें से जो अपने को लगेगा अपन वो लेंगे। किताब में आपको इलस्ट्रेशन भी दिए हैं, वो इलस्ट्रेशन कुछ एग्जाम के हो सकते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के भी कभी कभी हो सकते हैं, और कई इलस्ट्रेशन जो हमारे बनाए हुए हैं समझाने के लिए, बराबर। तीनों टाइप के उसमें इलस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो इलस्ट्रेशंस और सॉल्व्ड क्वेश्चन दोनों आपके किताब में है। उनमें से उसमें एग्जाम के जहां तक है वो मई 17 तक के कवर्ड है, तो अपने को वहां से जो लगेंगे वो देखेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन सेट है क्लास वर्क वाला, इसमें जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया नवंबर 17 से लेकर नवंबर 19 तक के वो लेंगे। फिर हमने आपको एडिशनल क्वेश्चन सेट दिया था जिसमें नवंबर 20 और जनवरी 21 की एग्जाम के क्वेश्चन थे। नवंबर 20 और जनवरी 21 के एग्जाम के क्वेश्चन थे, उसमें से भी जो क्वेश्चन होंगे वो लेंगे, ठीक है। तो ऐसे 3 जगह से अपने को ये क्वेश्चंस लेने के रहेंगे। किताब ये आपको दी हुई है, आपके पास किताब होगी तो ये किताब भी आपके साथ रहना चाहिए, और ये दोनों क्वेश्चन सेट जो है वो भी आपके साथ रहना चाहिए पढ़ते समय, ताकि आपको जब मैं बोलूं वहां आप देख सकते हो। पेज नंबर 1.4 में आपको प्रॉब्लम नंबर 2 मैं क्वेश्चन में जितना जरूरत पड़ेगी उतनी पढ़ूंगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं पूरा ना पढ़ूं, वैसे ही आपको बोल दूं उसमें क्या है। कभी पूरा पढ़ूंगा पर सॉल्यूशन या जवाब भी मैं वहां से पढ़ूं ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं जितना बोल रहा हूं उस पर सुनने पे ज्यादा आपका ध्यान होगा। In its financial accounts for the year ended 31st March 14, Z Limited made a provision of 3% of its total debtors. On 10th March 14, a debtor of 5 lakh suffered a heavy loss and became insolvent in April 14. The loss was not insured. State giving reason if the company may provide for the full loss in its account for the year ended 31st March 14. तो अब देखिए वो जो बता रहा है कि भी अप्रैल में वो आपका जो डेटर है, यानी वो इवेंट यहाँ का है अप्रैल में, यहाँ पे वो इवेंट हुआ, बराबर। पर वो डेटर को यहाँ पे ही लॉसेस हुए थे, यानी कि वो डेटर की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से खराब हो गई थी। बट यहाँ का जो इवेंट था कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, इससे कंफर्म हो गया अब कि भी उससे अब वो पैसा रिकवर होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब उसकी जो कंडीशन है इज AS4 एंड AS5 कवर्ड इन बुक प्रोवाइडेड, यस उसमें है AS4 एंड 5 शुरू में। Sir, it's not covered in my book. तो फिर आपके पास ओल्ड बुक है लग रहा है, आपको ऑफिस में जा करके करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ केसेस में तो कुछ आप लोगों ने हो सकता है जिन्होंने थोड़ा जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के गए थे तो उन लोगों ने शायद हो सकता पुरानी बुक दे दी हो। तो जिनके पास भी लग रहा है कि उनकी बुक में AS4 AS5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पुरानी बुक होगी, तो आप जाके वहां से चेंज करवा लीजिए ऑफिस से, ठीक है। तो हाँ तो आप सॉफ्ट कॉपी शेयर कर सकते हो आउट स्टेशन। मैं देखता हूँ, मेरे को बाद में ध्यान रहना चाहिए कि मेरे पास वो सॉफ्ट कॉपी उसकी अलग से मिलेंगी, मैं कर दूंगा शेयर। लेकिन फिर भी कोशिश करिए ऑफिस में कनेक्ट करके इन्फॉर्म तो करिए। आउट स्टेशन वाले हैं तो बताइए, ताकि अगर आपको नहीं भेजा है तो भेज देंगे, ठीक है। सचिन को कांटेक्ट कर सकते हैं आप ऑफिस में, राइट। तो मैं बाद में मैं देखूंगा सॉफ्ट कॉपी, अभी तो मेरे को ढूंढने में टाइम लग जाएगा, तो मैं बाद में देख करके आपको फिर वो सॉफ्ट कॉपी ये करूंगा। तो कहाँ था मैं? तो ये जो है भले अप्रैल में डिक्लेयर हुआ कि वो इंसॉल्वेंट हुआ, लेकिन कंडीशन उसकी पहले से खराब थी, तो ये वाले केस में वो फिट बैठता है। तो ये इवेंट को अपन क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग इवेंट। तो इसका इफेक्ट लेकर के और आपको यहीं पे अपने बैड डेब्ट का जो भी प्रोविजन आपने डिसाइड किया होगा उसको रीएस्टिमेट कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पूरा पैसा डूबेगा तो फुल लॉस शुड बी प्रोवाइडेड। अगर आपको लगता है कि उसकी कंडीशन में कुछ रिकवरी पॉसिबल है तो अलग बात है, नहीं तो अदरवाइज फुल लॉस शुड बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये
आंसर हो गया उसका कि इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि कंडीशन उसकी पहले से खराब थी, सिर्फ कंफर्मेशन बाद में हो गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसलिए इसका प्रोविजन हमको कर लेना चाहिए इन दिस ईयर। प्रॉब्लम नंबर 6 नंबर, इन एक्स कंपनी लिमिटेड, तो जिनके पास किताब में नहीं हो ध्यान से सुनते जाओ तो भी उनका काम चल जाएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं पढ़ रहा हूं तो आपको आइडिया बनेगी बराबर, ठीक है। इन एक्स कंपनी लिमिटेड थेफ्ट ऑफ कैश of rupees 5 lakh by the cashier in January 2007 was detected only in May 2007। अब देखिए जनवरी 2007 में थेफ्ट हुआ था, पर पता कब चला? मई 2007 में। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वेर नॉट येट अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब अप्रूवल के पहले पता चल गया, ठीक है। तो बैलेंस शीट डेट के बाद पता चला, बट अप्रूवल के पहले, तो वो टाइम तो बराबर है, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब ये फर्स्ट वाले में आता है क्या? कंडीशन जो बैलेंस शीट डेट पे थी उसका कंफर्मेशन, द आंसर इज यस, क्योंकि चोरी तो पहले हो गई थी, सिर्फ पता नहीं था अपने को। तो चोरी तो जनवरी में हुई थी, इसका मतलब इस पीरियड में वो थेफ्ट तो हो चुका था, बट पता बाद में चला है, तो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट और ये लॉस को उसने अकाउंट करना चाहिए। बराबर है, 5 लाख का जो लॉस हुआ है उसको उसने अकाउंट करना चाहिए, ये उसका जवाब होता है। प्रॉब्लम नंबर 8th नंबर, नील लिमिटेड हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू स्टॉकिस्ट ऑल ओवर इंडिया। ऑन 31st March 13 the company wants to recognize receipt of checks bearing date 31st March 13 or before as checks in hand by reducing trade receivable. The checks in hand is shown in the balance sheet as an item of cash and cash equivalent. All checks are presented to the bank in the month of April and are also realized in the same month in the normal course after deposit in the bank. State with reason whether each of the following is an adjusting event and how this effect is to be disclosed by the company with reference to the relevant accounting standard. पहला बोल रहा है चेक्स कलेक्टेड बाय द मार्केटिंग पर्सनल ऑफ द कंपनी फ्रॉम द स्टॉकिस्ट ऑन और बिफोर 31st March 13, और दूसरा बोल रहा है चेक सेंड बाय द स्टॉकिस्ट थ्रू कुरियर ऑन और बिफोर 31st March 13। तो पहला वाला जो बोल रहा है उसमें आपके जो एम्प्लॉयज है उन्होंने कलेक्ट कर लिया, यानी आपने कलेक्ट कर लिया। सेकेंड वाले में जो भी मतलब आपका कस्टमर बोलो स्टॉकिस्ट बोलो है, उसने पोस्ट ऑफिस को या कुरियर एजेंसी को दे दिया, तो वो कुरियर एजेंसी आपका एजेंट की तरह काम कर रहा है, कुरियर एजेंसी आपके एजेंट की तरह काम कर रहा है, वहां से कलेक्ट करके वो आपको पहुंचा के दे रहा है। तो इसलिए दोनों केस में क्योंकि आपके एजेंट को भी दिया गया तो भी उसका मतलब होता आपको दिया गया, तो इसका मतलब आपके डायरेक्टली एम्प्लॉयज ने कलेक्ट किया या आपके बिहार में आपका जो एजेंट है कुरियर पर्सन उन्होंने कलेक्ट किया। दोनों केस में हम बोलेंगे चेक आपको 31 मार्च या उसके पहले मिल चुके थे, इसलिए जो कंपनी ने अकाउंटिंग बोली है वो परफेक्ट है बिल्कुल। ये आपको हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ाया था, ख्याल होगा आपको कि अगर चेक मिल गया है आपने डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट आप अप्रैल में कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुरियर का आने में भी टाइम लगेगा, अप्रैल में आएगा कुरियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप डिपॉजिट की एंट्री अप्रैल में पास कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेक 31 मार्च या उसके पहले मिल गए हैं या आपके एजेंट के हाथ में आ गए हैं, इसलिए आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में इसको अकाउंट करना चाहिए। तो आप इसको एडजस्टिंग इवेंट बोल सकते हो, आप इसको एज योर अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर सकते हो। ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि इसको हम चेक्स इन हैंड के नाम से बैलेंस शीट में कैश एंड इक्विवेलेंट में दिखाते हैं और डेटर को रिड्यूस कर देते हैं। तो परफेक्ट है बिल्कुल, ख्याल करो आपको फाउंडेशन में बोला था कि जब चेक मिलता है तो कॉमनली हम तभी के तभी बैंक डेबिट टू पार्टी कर देते हैं, डिपॉजिट नहीं हुआ तो भी। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, हर कोई फॉलो करता है, चलता है। क्योंकि रियलिटी में रोज ऐसा होगा कि चेक कलेक्ट आज होगा, डिपॉजिट कल परसों होगा। तो जो किताबों में ट्रेडिशनली पढ़ाया जाता है
कि चेक मिला कैश में डेबिट करो, पार्टी को क्रेडिट। जब बैंक में जमा करोगे दूसरे तीसरे दिन, तब बैंक में डेबिट करो, कैश में क्रेडिट करो। ये कम से कम मैंने तो किसी को नहीं देखा फॉलो करते हुए, और कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उससे कोई अच्छी अकाउंटिंग दिख रही, कोई इंफॉर्मेशन अच्छी दिखा, सब कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली लोग रोज अकाउंटिंग यही करते हैं, बैंक डेबिट पार्टी क्रेडिट, क्योंकि रोज का यही काम होगा। चेक मिलेगा आज, जमा होगा कल। सिर्फ फिर आपको बोला था कि बैलेंस शीट डेट पे आप थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। तो जो चेक आ गए बट डिपॉजिट नहीं किया, उसको चेक्स इन हैंड में डेबिट करके पार्टी को क्रेडिट कर दो, यानी डेटर को क्रेडिट। परफेक्ट है। तो ये पार्टी वही कर रही है। सिर्फ इसको एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी इट कैन डिस्क्लोज कि भैया हमारी पॉलिसी है, जो भी चेक हमको मिल गए या हमारे बिहार में हमारे कुरियर एजेंट को मिल गए, वो चेक्स को हम चेक्स इन हैंड के नाम से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट करते हैं। परफेक्ट है। 10th question number 10th. State with reason how the following events would be dealt with in the financial statement of Pradeep Limited for the year ended 31st March 13. क्या बोलता है? An agreement to sell a land of 30 lakhs to another company was entered into on 1st March 13. The value of the land is shown at rupees 20 lakhs in the balance sheet as on 31st March 12. However, the sale deed was registered on 15th April 13. वो बोल रहा कि भाई यहाँ पे ये मार्च में आपने एग्रीमेंट कर लिया है लैंड बेचने का, एसेट बेचने का, बराबर, लेकिन सेल डीड यहाँ पे रजिस्टर हुई है, सेल डीड यहाँ पे रजिस्टर हुई है। तो अब वो बोल रहा है कि भाई इस ईयर में उसको अकाउंट करना क्या, उसका प्रॉफिट वगैरह अकाउंट करना क्या। तो इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ये आपको जब शायद ग्रुप 1 में भी बताया होगा, सब्सटेंस और फॉर्म का प्रिंसिपल, कि सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर अगर यानी कि 31 मार्च के पहले एग्रीमेंट हुआ, ये तो बोल रहा है, बट सेल के लिए मेन पॉइंट क्या रहता है? सेल के लिए मेन पॉइंट रहता है पोजीशन देना उस एसेट का और कंसिडरेशन लेना, ये मेन पार्ट है। तो अगर ये डेट के पहले यानी बैलेंस शीट डेट के पहले हमने उसको पोजीशन दे दिया और कंसिडरेशन रिसीव कर लिया, तो फिर तो हमको उसको यहीं पे अकाउंट करना चाहिए, भले ही सेल डीड अभी रजिस्टर होना बाकी है। और बात के इवेंट ने कंफर्म भी कर दिया कि सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई है, बराबर है। बात के इवेंट ने कंफर्म कर दिया कि जो 31 मार्च के पहले सेल कंप्लीट हो गया था, क्योंकि हमने पोजीशन दिया, पैसा लिया, तो सेल तो कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकली। सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है, लीगल फॉर्मेलिटी, वो बाद में कंप्लीट हो गई। तो बाद के इवेंट ने कंफर्म भी कर दिया कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई है, इसलिए इसको एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। लेकिन ये इफ एंड बट जोड़ के, तो आपको उसमें जोड़ देना पड़ेगा कि वी प्रिज्यूम कि कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड पोजीशन गिवन, क्योंकि वो मेन चीज है। आपने सिर्फ एक एग्रीमेंट साइन कर दिया लेकिन ना उसको पोजीशन दिया ना पैसा लिया, ऐसी सिचुएशन होंगी तो मतलब अभी सेल कंप्लीट नहीं हुआ है, तब इसको आपने सेल करके अकाउंट करना अप्रोप्रिएट नहीं है, बराबर। लेकिन अगर ये कंडीशन पूरी हो गई है तो हम बोलेंगे इसको इसी ईयर में अकाउंट कर लो, और लिख देने का कि उसमें जो प्रॉफिट है, क्योंकि 20 लाख का लैंड है, 30 लाख में बेच रहा है आप, 10 लाख का प्रॉफिट, वो इसी ईयर में अकाउंट कर लो आप, इसी ईयर में, भले ही सेल डीड यहां पे रजिस्टर हुई होगी। ये है इसका जवाब। 13th नंबर, क्वेश्चन नंबर 13th। ए मेजर फायर हैज डैमेज्ड एसेट्स, यहां लिख नहीं रहा मैं, लिखने को लिख भी सकता हूं कि ये अपन ने P2 देखा, P6 देखा, P8 देखा, P10 देखा, और अभी अपन देख रहे P13। ए मेजर फायर हैज डैमेज एसेट इन ए फैक्ट्री ऑफ कंपनी लिमिटेड ऑन 8th अप्रैल। देखिए ये आग लगी 8 अप्रैल को, अपन ऐसा बोल सकते क्या कि 31 मार्च को इसकी कहीं ना कहीं तो बोले उसकी ये था, मतलब
कहीं आग लग चुकी थी पर बोले 8 अप्रैल को दिखी, ऐसा तो है ही नहीं। ये 8 अप्रैल को लगी मतलब 8 अप्रैल को लगी, इसका कोई बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन नहीं था, तो इसको बोलेंगे न्यू इवेंट, इसको बोलेंगे न्यू इवेंट। इसलिए ये इसमें चला जाता है, काय में, नॉन एडजस्टिंग इवेंट में। लेकिन अब उसे आगे कुछ लिखा है कि देखते हैं, अगर ये वाला केस उसमें हो रहा होगा कि भाई गोइंग कंसर्न को अगर अफेक्ट कर रहा होगा तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अकाउंट करना पड़ेगा। तो ऐसा आग लग गई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप का कुछ दिया रहा, इंश्योरेंस कवर नहीं था, तो आप फिर कम से कम उसमें ये लिख दो कि अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ होगा तो फिर ये एडजस्टिंग इवेंट है, इतना तो ऐड करो। देखिए आगे क्या बता रहा है वो, 8 days after the year-end closing of accounts, the loss is estimated be rupees 16 crore after estimating the recoverable amount of 24 crore from the insurance company. If the company had no insurance cover, the loss due to fire would be rupees 40 crore. Explain how the loss should be treated in the final accounts of the year-end date 31st March 4, मतलब पिछले ईयर। तो एक्सप्लेनेशन जो दिया कि भी वैसे ये न्यू इवेंट है, इसलिए इसको पिछले साल में एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है तो इसलिए इसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो। एस्टिमेट भी है, वो फाइनेंशियल एस्टिमेट भी डिस्क्लोज कर दो कि इसका इफेक्ट क्या है। 16 करोड़ का लॉस हुआ क्योंकि 40 करोड़ की प्रॉपर्टी आग में डिस्ट्रॉय हुई है, बट हमारा एस्टिमेट है कि 24 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, इसलिए 16 करोड़ का लॉस इसमें हमको हुआ है। ऐसा डिस्क्लोजर कर दो आप अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में ऐड कर दो कि इफ इट अफेक्ट द गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द कंपनी, क्योंकि लॉस अब अपने को तो पूरा तो पिक्चर मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये 16 करोड़ का नुकसान भी उसको लिक्विडेट करने की नौबत में ला रहा है, उसको बंद करने की नौबत में ला रहा है, ऐसा अगर दिखता है तो फिर इसको बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। मतलब इसी ईयर में उसको एसेट वगैरह को अपने बुक से हटा के लॉस को अकाउंट करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड क्लेम रिसीवेबल को अकाउंट करना पड़ेगा अगर वो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है तो ऐसा आपको इफ एंड बट जोड़ देना पड़ेगा। पर नहीं लिखोगे तो हो सकता है वो अधूरा मान ले आंसर, क्योंकि वो बड़ा एक्सीडेंट है, 16 करोड़ का नुकसान हुआ है, बट न्यू इवेंट है, उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे नहीं थी, इसलिए उसको पहला लिखना चाहिए कि ये न्यू इवेंट है, इसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे नहीं थी, बट ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए इसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो, और इसका जो नेचर है फाइनेंशियल इफेक्ट वो भी डिस्क्लोज करो कि इतना इतना नुकसान हुआ, और फिर उसके बाद लिखो कि लेकिन अगर ये गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा होगा तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर, अगर फायर जैसे 31 मार्च के पहले अगर हुई होगी तो फिर तो एडजस्टिंग इवेंट है वो, फिर वो एडजस्टिंग इवेंट है। अब आगे कुछ भी बोलोगे आप, वो एडजस्टिंग इवेंट है। आप इंश्योरेंस क्लेम बाद में करोगे, उसका लॉस बाद में पता चलेगा, आग बाद में बुझी होंगी। बताइए और क्या बोलना चाहते हैं? तो मैं ये पूछ रहा था कि इंश्योरेंस क्लेम अगर अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल डेट के बाद होता है तो भी उसको आपको अपना अंदाज लगाना पड़ेगा कि व्हाट आर द चांसेस। अगर आपको वो क्लेम मिलने के चांसेस लग रहे होंगे तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर आपको क्लेम के कोई रीजनेबल चांसेस नहीं लग रहे होंगे तो आप उसको पेंडिंग रख सकते हो। ओके, थैंक यू। मैं अभी आप लोगों को इसीलिए क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं चाहता था एक बार प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते फिर आप बताओ, तब क्योंकि क्या होता आइडिया पूरी क्लियर हो जाती तब तक। अगर मैं हर क्वेश्चन के बाद बोलूंगा तो बेफिजूल लंबा खींचेगा वो, तो इसलिए जितने क्वेश्चन है वो अपन एक बार देख लेते तो आपके ध्यान में आ जाते फिर क्या क्या पॉइंट है, फिर उस पर आप बता सकते जो भी डिफिकल्टी है। तो ये था क्वेश्चन, हो गया था क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 18 प्रॉब्लम नंबर 18।
In preparing the financial statement of Lotus Limited for the year ended 31st March 10, you come across the following information, state with reason how you would deal with them in the financial. ये वाला पैराग्राफ तो करीब हर जगह वही रहने वाला, ठीक है. सीधा अपन क्या है वो पढ़ लिया करेंगे. The company invested 50 lakh in April 20 in the acquisition of another company doing similar business. The negotiation for which had just started. इसका मतलब मार्च में उसके नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए होंगे, लेकिन अभी नेगोशिएशन होना, बातें होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई डील हो गई, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. बराबर. ऐसे कोई भी जो रहेंगे बिजनेस एक्विजिशन तो नेचुरल है, तो लंबे समय तक बात चलेंगी, बार्गेनिंग होंगी, है ना, उसके बाद ही ये फाइनल होगा. तो असली चीज होती है कि कोई कॉन्क्रीट एग्रीमेंट हुआ क्या, कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट हुआ क्या, कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या, तो कुछ भी नहीं हुआ. वो कब हुआ है? अप्रैल में. तो इसका मतलब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये न्यू इवेंट है. आप इसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हो, बाकी इसको अकाउंट करने का पिछले साल में नहीं है. 19 नंबर, स्टेट विथ रीजन, वही है सेंटेंस है, लास्ट पढ़ता हूं. द नेगोशिएशन विद अनदर कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ इट्स बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन 3rd फरवरी. अब यहाँ पे सिर्फ ले दिया कि डेट दे दिया, पिछले वाले में डेट नहीं दिया था कि नेगोशिएशन कब से शुरू है, यहाँ दे दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. 3rd फरवरी से नेगोशिएशन हो रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट कब किया है अपन ने? 12 अप्रैल को. तो इसका मतलब वो जो एक्विजिशन की स्टेप उठाई गई है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उठाई गई है, इसलिए उसको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट नहीं करना है. भले आपके नेगोशिएशन चल रहे थे, बट उसको अकाउंट नहीं करना है. असल में आपका एक्विजिशन हुआ है अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में ही अकाउंट करना है. लेकिन पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या करोगे? उसको अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दोगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मटेरियल इवेंट है. प्रॉब्लम नंबर 23rd, 18 हो गया, 19 हो गया, अब ये प्रॉब्लम 23rd. The board of director of New Graphics board meeting 18th April considered and approved the audited financial statement for the year ended 31st March 17. देख लीजिए भैया, 18 दिन के अंदर अंदर फाइनल अकाउंट अप्रूव भी हो गए. एंड रिकमेंडेड ए डिविडेंड ऑफ 2 per equity share on 2 crore fully paid up equity share of 10 each for the year ended 31st March 17. प्रपोज डिविडेंड ऑलरेडी बताया, लिखा हुआ है. तो इसने 16-17 ईयर के लिए प्रपोज किया डिविडेंड, बराबर है. एंड इफ अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द फोर्थ कमिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑन 18 जून द सेम विल बी पेड. वो तो ठीक है, वो तो लॉ है. एजीएम में शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तब पे करेंगे उसको. अब वो पूछ रहा है डिस्कस ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द सेट प्रपोज डिविडेंड इन द एनुअल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड. पुराने समय के नॉर्म्स रहते तो हम बोलते इसको 16-17 में अकाउंट कर लो. क्या अकाउंटिंग करते आप? प्रॉफिट लॉस में डेबिट, ताकि आपका बैलेंस प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रपोज डिविडेंड में क्रेडिट, जो आपकी करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में दिखता था, बराबर, प्रोविजंस के ग्रुप में. ये अपन अकाउंटिंग पुराने समय में करते थे, लेकिन अब नहीं. तो आपको इसको 16-17 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर देना. नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज कर दो कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज प्रपोज्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹2 per share ऑन 2 crore शेयर एग्रीगेटिंग टू ₹20 crore. इस टाइप का डिस्क्लोजर कर दो अप्रूविंग अथॉरिटी नोट्स में, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड के बारे में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, इसको नोट्स में डिस्क्लोज करना है, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है. डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं माना जाता है. तो इसलिए जहां पे भी कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लॉ अगर बोले कि भी समथिंग इज टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इट शुड बी आइदर इन प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट और कैश फ्लो और नोट्स टू अकाउंट, उनमें रहना चाहिए. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में अगर डिस्क्लोजर है या चेयरमैन के रिपोर्ट में डिस्क्लोजर है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं बोला जाता है. ठीक है. अब अपन जो अपनी एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर, ये क्लास वर्क वाले नोट्स में
उसको देखेंगे। 2 क्वेश्चन है उसमें, क्वेश्चन 1 और 2, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 बोलता है द अकाउंटिंग ईयर ऑफ डी लिमिटेड एंडेड ऑन 31st March 18, but the accounts were approved on 30th April 18. On 15th April 18, a fire occurred in the factory and office premises. The loss by fire is of such a magnitude that it was not possible to expect the Enterprise D Limited to start operation again. अब देखो यहाँ उसने खुद लिख दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन अब शुरू नहीं हो पाएगा, मतलब गोइंग कंसर्न नहीं है ये, इट इज नो मोर ए गोइंग कंसर्न। अभी लिक्विडेशन में जाने वाली बात होगी, बंद करने वाली। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कि भाई एज मेंशन इन द क्वेश्चन इट इज नो मोर ए गोइंग कंसर्न, देयरफॉर दिस इवेंट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। भले ये न्यू है, बाद का इवेंट है, बट ये क्या कहलाएगा, एडजस्टिंग इवेंट। मतलब आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 18 के हैं उसमें अकाउंट करना पड़ेगा। दिस यू हैव टू अकाउंट इट। Adjusting event because it is no more a going concern, या it is affecting the going concern status। ये जो नुकसान है, और एडजस्टिंग इवेंट बोला मतलब उसकी अकाउंटिंग कर लो, जो भी लॉस वॉस है अकाउंट करो, जो भी एसेट को बुक से हटाना है वो हटा दो, ये मतलब हो गया। Question number 2. The financial statement of PQ Limited for the year 17-18 approved by the Board of Director on 15 July 18. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल की डेट पे ध्यान रखना। कभी कभी क्या करता हो, वो डेट के बाद का भी कुछ पूछ लेता है, तो आपने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ आंसर हो सकता है। तो 15 जुलाई 18 को अप्रूव हुए, उसके पहले के इवेंट चाहिए 31 मार्च के बाद। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज प्रोवाइडेड। अब ये 5 अलग अलग पॉइंट है, और लास्ट में पूछा है कि विथ रेफरेंस टू AS4 contingencies and event occurring after the balance sheet date, state whether the above mentioned events will be treated as contingencies, adjusting event or non-adjusting event occurring after the balance sheet date। तो पहला बोलता है a suit against the company's advertisement was filed by a party on 20th April claiming damages of ₹25 lakh। अब इसमें हमारी एडवर्टाइजमेंट कब की है, वो जो उसने सूट फाइल किया उसमें हमारे हारने के चांस हमको लग रहे क्या, ऐसा जानकारी नहीं दिया। तो अगर ये हमारा पहले का डिस्प्यूट है, भले केस बाद में फाइल हुआ, बट डिस्प्यूट अगर पहले का है और हमको लगता है कि इसमें हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा, तो इसका प्रोविजन कर लेना चाहिए, तब इसको बोलेंगे एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन यहां जैसा लिखा नहीं है कुछ भी, तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब जस्ट उसने क्लेम कर दिया। तो ऐसे कोई भी हमारे एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में क्लेम कर देगा कि भाई आपने फलाना वायलेशन किया, पर हमको नहीं लग रहा कि उसके क्लेम में कुछ दम है, तो इसके केस में हम इसको बोलेंगे कॉन्टिंजेंसी है। क्या है ये, कॉन्टिंजेंसी है। यू कैन डिस्क्लोज इट एज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी में भी डिस्क्लोजर तभी करना पड़ता है अगर आपको उसके मतलब होने के चांसेस थोड़े से लग रहे हैं। अगर आपको इसके होने के चांसेस बिल्कुल रिमोट लगते होंगे, यानी आपको लगता है यार तो बिल्कुल बेकार का केस डाला इसने, इसको कुछ भी दम नहीं है, कोई चांस नहीं है कि हम हारेंगे, बिल्कुल ही मामूली चांस, रिमोट चांस ऐसा होगा, तो इवन कॉन्टिंजेंसी करके भी डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर लगता है कि नहीं यार हो सकता है हमारे ऊपर आ जाए क्लेम, तो फिर इसको कॉन्टिंजेंसी मतलब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी करके डिस्क्लोज कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोलता है द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अनदर कंपनी हैव बीन डिसाइडेड बाय मार्च बट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वेर अरेंज्ड। ये आपको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे, इसको आपको सिर्फ डिस्क्लोजर करना है, क्योंकि भले आपके टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गए थे, बट डील मटेरियलाइज कब हुई है, अप्रैल में हुई है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोला तो साथ में लिख देना का डिस्क्लोजर इन दी अप्रूविंग अथॉरिटीज रिपोर्ट। थर्ड, थेफ्ट ऑफ कैश 5 लाख बाय द कैशियर ऑन 31st मार्च बट वॉज डिटेक्टेड ऑन 16th जुलाई। अभी देखिए केस थेफ्ट तो पहले का है,
पता बाद में चला, पर कब पता चल रहा बोल रहा वो कहाँ गए डेट 16 जुलाई, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अकाउंट जो थे वो 15 जुलाई को अप्रूव हो गए थे, बराबर। तो इसका मतलब ये AS4 में नहीं आता, ये AS4 में नहीं बैठता, क्योंकि AS4 में इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल तक, ये तो उसके बाद की डेट में पता चला, है ना। भले हुआ पहले है लेकिन हमको पता ही नहीं ना, जब तक पता ही नहीं रहेगा हाउ विल वी अकाउंट इट, हाउ वी विल डिस्क्लोज इट। तो डिस्क्लोजर या अकाउंटिंग तो तभी पता होगा जब आपको मालूम हो। तो कभी कभी ऐसे इस नोट लिख देते हैं कि इसको अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो, कभी कभी ऐसा लिख देते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे राइट दैट आंसर, क्योंकि हम तो ये मान लेंगे कि अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट भी ये डेट को फाइनल हो गई, इसलिए उसके बाद कुछ पता भी चलेगा तो इसमें भी नहीं लिखा जाएगा। तो हम तो ये बोल सकते हैं कि भी ये जो है इवेंट केम टू नॉलेज आफ्टर द डेट of approval, after the date of approval, hence beyond the scope of AS4। तो भाई ये तो इस AS4 के स्कोप के बियॉन्ड है, मतलब ये कवर नहीं होता। फोर्थ, company sends a proposal to sell an immovable property for rupees 40 lakh in March. The book value of the property is 30 lakhs on 31st March. However, the deed was registered on 15th April. अब देखिए जैसा लिखा है उसने लिखा कंपनी सेंड्स अ प्रपोजल, सिर्फ प्रपोजल भेजा, ठीक है, आपने प्रपोजल भेजा, इसका मतलब इस ईयर में उसका कोई ऐसा कॉन्क्रीट डील नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, पोजीशन नहीं दिया, कंसिडरेशन नहीं मिला, ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो आप सिंपली बोल सकते हो ये न्यू इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। फिफ्थ, a major fire has damaged the assets in a factory on 5th April. However, the assets are fully insured. अब देखिए मेजर फायर बोल रहा लेकिन फुल्ली इंश्योर्ड बोल रहा, मतलब एक तरह से नुकसान हमको इंश्योरेंस कंपनी से कंपेंसेट हो जाएगा। इसलिए ऐसे जगह ये कंसर्न का गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगा तो वो नहीं भी लिखा तो चलता है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको न्यू इवेंट बोलोगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलोगे, और जितने जगह नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलोगे इट शुड बी डिस्क्लोज इन दी अप्रूविंग अथॉरिटीज रिपोर्ट, वो आप मेंशन कर दो, बराबर। तो ये हो गया इसमें से। अब एक क्वेश्चन आपके ये जो एडिशनल क्वेश्चन सेट था नवंबर 20 वाला, उसमें एक क्वेश्चन है 46 नंबर, हमने उसको सीरियल नंबर दिया, मतलब AS के जो क्वेश्चन है क्लास वर्क वाले में 45 नंबर तक होंगे, तो उसके बाद के नंबर ये नवंबर 20 जनवरी 21 वाले क्वेश्चंस को दिया है। क्वेश्चन 46 बराबर क्या बोलता है ये, स्टेट विथ रीजन एज पर AS4 हाउ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड बी डेल्ट विथ इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ निशा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20। डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूविंग द अकाउंट्स इज 25th April। तो 31 मार्च के बाद 25 अप्रैल तक के जो भी इवेंट है वो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, और उस पर फिर ये ध्यान में रख के बात करना पड़ता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज प्रपोज डिविडेंड ऑफ 20 lakhs ऑन 4th April। आपको ये बता चुका हूँ डिटेल में, डिस्क्लोज इन नोट्स, बराबर, प्रपोज डिविडेंड नोट्स में डिस्क्लोज करना। An earthquake destroyed a major warehouse of the company on April 20। अब इसको आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो बोलो ही, लेकिन उसके साथ लिख सकते हो। अब वो अपने को यहाँ से समझ में नहीं आएगा कि भी मेजर वेयरहाउस मतलब एग्जैक्टली कंपनी के गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा क्या, क्योंकि वो तो डिपेंड काय पे करता कंपनी की कितनी हैसियत है। अभी कंपनी बहुत बड़ी होगी तो उसके लिए वो मेजर गोडाउन का भी नुकसान सस्टेन आसानी से कर लेगा, लेकिन अगर वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल
हैवी रहा तो हो सकता है कंपनी सस्टेन ना कर पाए। तो अपने को इतनी जानकारी है नहीं वहां पे, तो अपन ने सिर्फ लिख देने का कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा होगा तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। द कंपनी हैज फाइल्ड लीगल सूट अगेंस्ट वन डेटर फ्रॉम whom 25 lakh is recoverable as on 31st March 20 as per legal opinion received by the council on 15th April 20. The chances of recovery by way of legal suit are not good. तो भाई देखो, आपका डिस्प्यूट या बोलो या डेटर की फाइनेंशियल कंडीशन बोलो तो पहले से खराब है, इसीलिए तो आपने उसके अगेंस्ट में केस डाला। वो दे नहीं रहा पैसे तो पेंडिंग होगा काफी समय से, इसीलिए आपने केस डाला होगा। केस ऐसा तो है ही नहीं कि इमीडिएटली डल जाता है, वो तो पहले से डिस्प्यूट चल रहा होगा तभी डाला है आपने केस। और आगे आपके वकील साहब का कहना है कि भाई ये जीतने के तो कोई चांसेस नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब आप प्रोविजन कर लो, बैड डेप्ट का प्रोविजन कर लो, यानी एडजस्टिंग इवेंट हो गया ये, इसको आपने प्रोवाइड कर लेना चाहिए। जो भी आपका बेस्ट एस्टिमेट हो, जितना आपको लगता है कि नुकसान होने के चांस है उतना अकाउंट कर लो, प्रोवाइड कर लो। The cashier of the company embezzled cash rupees 9 lakh fraudulently in January and returned back 5 lakhs in February. The same was detected on 5th April 20. उसने 9 लाख रुपए गड़बड़ कर दिया था, पर 5 लाख रुपए चुपचाप वापस भी कर दिया था, और आप लोगों को पता ही नहीं, आप होश में नहीं हो। पता कब चला? तो पता चला 5 अप्रैल को। तो भाई पता बाद में चला है, लेकिन क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट पे इसका कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट है और आपको 4 लाख का लॉस अकाउंट कर लेना चाहिए। बराबर है, अकाउंट लॉस ऑफ 4 लाख, क्योंकि 5 लाख तो उसने ईमानदारी से वापस कर दिया, यानी उसकी चोरी की हैसियत, जिसने चोरी किया उसकी भी हैसियत जो थी, अपनी हैसियत से ज्यादा चुरा लिया था उसने, उससे वो हिम्मत नहीं हुई तो उसने 5 लाख वापस भी कर दिया। पूरा कर देता तो कम से कम चोरी नहीं उसकी होती खुद की। खैर चलिए, अब आप इसमें बता सकते हैं कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन। एक अगर वो थर्ड पॉइंट में चांसेस होते फेवरेबल तो कंटेंजेंसी में आता ना, वो आपके लिए पेबल वाली नहीं है चीजें, वो आपके लिए क्या है, रिकवरेबल वाली है। तो रिकवरेबल अमाउंट को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर लगता है कि उसमें कुछ पैसा डूबेगा, ऐसा आपको लग रहा है, तो वो आप प्रोवाइड करो या फिर कॉन्टिंजेंट करके बताओ जो पैसा डूबेगा। थैंक यू। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट का टेन्योर क्या रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट का सर ये कब तक के लिए रहेगी? नहीं, मतलब कौन से पीरियड के लिए बनेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रहती है, वो किसी पीरियड की नहीं रहती, उस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट रहती है। ये आपने लॉ में पढ़े होंगे, लॉ में रहेगा आपके। लॉ में बहुत सारे रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कवर करना जरूरी है। उसके अलावा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने तरफ से और भी चीजें कर सकता है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है, तो उस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और उसके बाद के ये इवेंट पे उनको सबको जो भी उनको उसमें कवर करना होगा कवर करेंगे।